Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पर डिस्कशन शुरू किया है, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ का डेरिवेशन, इन सभी बातों को पढ़ चुका था। अब आप लोग के बीच में एक न्यू टर्म आ रहा है आज, वो है करंट डेंसिटी। क्या है? करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे आपके सामने जो न्यू वर्ड है वो करंट डेंसिटी क्या कहता है। ये करंट डेंसिटी क्या है? बहुत ही सिंपल बात है, बहुत कोई न्यू बात नहीं, बहुत इजी बात है। उसको गौर से देखेंगे। सपोज कर लीजिए आप लोग ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हम लोग ये जो सरफेस है इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। इसका कुछ न कुछ एरिया होगा और एरिया क्या मानते हैं? ए। और यदि यहाँ पर हम लोग किसी सेल को कनेक्ट करते हैं तो आप लोग अनुभव किए होंगे, आप लोगों ने देख चुका है, यह सेल इस सर्किट में करंट भेजेगा और ये करंट इस पूरे सर्किट में, पूरे कंडक्टर में फ्लो करेगा इस दिशा में। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है? इस पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ध्यान देना गौर से, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है? ए। पूरे एरिया से करंट फ्लो हो रहा है कितना? आई। तो इसके यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो होगा? आई बाय ए। लेकिन इसमें कंडीशन है कि करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यदि मैं कहूँ ये दिशा दिखा दूँ, इसको क्या कहेंगे? गलत। एकदम परपेंडिकुलर दिशा में करंट का दिशा होना चाहिए, तब वो करंट और उस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो को हम लोग कहेंगे करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको? करंट डेंसिटी बोलेंगे। तो हम लोग समझेंगे गौर से। इसको मैं हटा देता हूँ। सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। मतलब इसके साथ 90 का एंगल बनना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ये है। तो अब हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी है क्या। तो क्या कहा गया? किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर दिशा में करंट फ्लो होना चाहिए और उसके यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो करेगा उसी को हम लोग कहेंगे करंट डेंसिटी। क्या कहेंगे उसको? करंट डेंसिटी कहेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक लाइन लिखते हैं। बहुत सारा लंबा गप है इस पर, एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़ तो दिमाग में आया कि कोई भी वायर है, उस वायर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट फ्लो करेगा उसी करंट के वैल्यू को कहा जाता है, करंट के अमाउंट को कहा जाता है करंट डेंसिटी। क्या कहा जाता है? करंट डेंसिटी। चलिए आइए हम लोग इसको दो लाइन लिखेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे।
current density of a conductor is defined as the amount of current per unit cross sectional area of that conductor which is perpendicular to the direction of current. इसको हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहा जाता है। करंट डेंसिटी को जे से सूचित किया जाता है। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? जे से। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको हम लोग देखेंगे, एक लाइन डिस्कस करेंगे बाद में। पहले लिख लेते हैं हम लोग और एक लाइन। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी but current density is a vector quantity। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, करंट डेंसिटी क्या है, तो हम लोग का जवाब होगा वेक्टर क्वांटिटी। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर धारा घनत्व।
धारा घनत्व जो आपका है एक सदिश राशि है। यदि कोई सदिश राशि है तो उसका कुछ निश्चित दिशा होता है। तो दिशा इसका किधर बोलेंगे आप ध्यान से समझेंगे। आपके पास जो वो फिगर था उस फिगर को गौर से देखिए। तो उस फिगर में हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे बैटरी को जोड़ते हैं हम लोग, करंट का दिशा ये हो गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जिसको हम लोग को गौर से देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा हमारा ये होता है, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा होता है, जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सुन चुके हैं। उसी को रिवीजन करना है, उसी को याद रखना है। तो करंट डेंसिटी का जो दिशा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दिशा में होगा। मतलब जिस दिशा में आपका इंटेंसिटी का दिशा होगा उसी दिशा में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और करंट का दिशा भी वही होता है। मतलब हम लोग ये सोचें इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को होता है, लेकिन करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। यही है करंट के डायरेक्शन का मान्यता है। कन्वेंशनल करंट इसी कहा जाता है कि करंट का दिशा उधर मानेंगे जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता हो, लेकिन एक्चुअल में वो जो दिशा होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से हो रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज को उसका उल्टा माना जाता है, प्लस से माइनस की ओर, और उसी दिशा में करंट की दिशा को माना गया है। इसी को कहते हैं कन्वेंशनल करंट। मान्यता वाला धारा का दिशा का मान्यता प्लस से माइनस की ओर कहा गया है। तो जिस दिशा में करंट फ्लो होता है उसी दिशा में करंट डेंसिटी का भी दिशा दिखाएंगे। करंट डेंसिटी को वेक्टर जे से डिनोट करेंगे, चूंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर जे इस दिशा में है। तो दो तरह से बोल सकते हैं, करंट डेंसिटी का दिशा पॉजिटिव चार्ज के मोशन के दिशा में है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दिशा में होता है। ये दो बात आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर से। तो धारा घनत्व तो आपका सदिश राशि है, इसका दिशा किधर होगा तो हम लोग बच्चे लोग बोलेंगे करंट डेंसिटी का दिशा डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के दिशा में, अर्थात जो करंट का दिशा का मान्यता है उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट के दिशा में। अर्थात और भी बोल सकते हैं हम लोग, इस करंट का दिशा किधर होता था, आप लोगों ने फिगर में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई के दिशा में। इतने बात हम लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब आपको कहा जाएगा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। करंट डेंसिटी का परिमाण यदि बताना है कितना है तो हम लोग सिंबल में लिखेंगे J बराबर I/A। आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, गौर से देखिए। बहुत पहले आपको जो बताया गया है यहाँ पर देखिए, यदि पूरे एरिया से I करंट फ्लो होता है तो यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो होगा, I/A। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट फ्लो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। इसका मतलब करंट डेंसिटी का सिंबल J बराबर कहेंगे I/A। तो यहाँ पर हम लोग I/A इसको कहेंगे।
तो करंट डेंसिटी I बाय ए हो जाएगा। वर्ड में लिखना चाहेंगे इलेक्ट्रिक करंट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, इलेक्ट्रिक करंट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग यही बोलेंगे। अब चलिए आइए गौर से, इसका SI यूनिट क्या हो सकता है? SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो आपका सिंपल जवाब है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है। हमको डायमेंशन का जरूरत पड़ेगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, या शॉर्ट में समझ जाइएगा आप लोग। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायरेक्ट कर देंगे आई, इलेक्ट्रिक करंट तो आई है ही, एम्पियर का सॉरी एरिया का हो जाएगा L2। हम लोग लिखेंगे M0 L-2 T0 I, मतलब इसमें M और L, M और T नहीं है, सिर्फ लंबाई और करंट से मतलब है, लंबाई और करंट से मतलब है करंट डेंसिटी टर्म में। तो चलिए आइए, इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है। SI यूनिट दिमाग में रखिएगा और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसको दिमाग में रखिएगा। डिप्रेशन क्या है, दिशा किधर होगा, फार्मूला क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, इतने चीज आप लोग को याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था, करंट डेंसिटी को डिफाइन करें और उसके यूनिट और डायमेंशन को लिखें। तो डिप्रेशन लिखेंगे 1 मार्क्स देगा, यूनिट लिखेंगे हाफ मार्क्स देगा, डायमेंशन लिखेंगे हाफ मार्क्स देगा, टोटल 2 मार्क्स हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझेंगे गौर से। तो यहाँ तो जल्दी लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर देखना चाहेंगे हम लोग, सपोज कर लेते हैं हम लोग सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे यहाँ पर, कोई भी क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट कितना होगा उसको निकालने के लिए हम लोग इस तरह से विचार करेंगे, ऐसे सोचेंगे। कहता है यदि हम लोग मान लेते हैं करंट डेंसिटी, धारा घनत्व वेक्टर J है और क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया DA है। तो याद करो, आपको एरिया वेक्टर कभी बताते थे, एरिया वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में जब एरिया को लिखते हैं उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया DA है, तो यहाँ पर तो एरिया वेक्टर हम लोग कहेंगे, एरिया वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर DA लिखेंगे। तो करंट डेंसिटी वेक्टर J है और क्रॉस सेक्शनल एरिया DA है, तो एरिया वेक्टर DA होगा। तो यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन से धारा करंट का मान हम D
आई मान लेते हैं, तो उस डी आई का मान कैसे निकाल सकते हैं, गौर करके देखोगे आप लोग। तो यहाँ पर डी आई का मान हम लोग जो लिखेंगे, वेक्टर जे डॉट एरिया वेक्टर, वेक्टर डी ए। अब यहाँ पर आप विचार करोगे, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है आपका, और ये भी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। तो दो वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो करंट मिलेगा। चूंकि रफ में ऐसे सोचेंगे, जे बराबर आपने क्या देखा, आई बाय ए, आई बराबर क्या सोचेंगे, जे इंटू ए, देखेंगे कि नहीं। लेकिन गौर करके देखिएगा आप लोग, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, करंट। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग को पता है, पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर रिजल्ट देता है। क्या रिजल्ट देता है, स्केलर रिजल्ट देता है। तो करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करंट दिया, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। तो कहीं भी किसी भी क्रॉस सेक्शन से करंट का मान निकालना हो तो हमारे पास यही कंसेप्ट होगा। वहाँ करंट डेंसिटी मालूम हो, एरिया वेक्टर मालूम है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और हमें करंट का मान मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकेंगे डी आई बराबर, यहाँ पर डी आई बराबर लिख सकेंगे जे इंटू डी ए इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब आपको समझने का जरूरत है, ये सर कैसे आया। सपोज कर लीजिए आप लोग, इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा फिगर बनाता हूँ, इसको दिखाना चाहता हूँ, गौर से देखेंगे कि सर सपोज कर लीजिए यहाँ पर कोई चालक है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी है, और यहाँ से हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं। करंट हमारा इस तरह से फ्लो करेगा, लेकिन इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, गौर से देखिए समझिएगा, यहाँ पर इस सरफेस का एरिया वेक्टर का दिशा ये होगा और करंट का दिशा आपका ये होगा। तो करंट का दिशा यदि ये दिखाइएगा आप लोग, तो गौर करके देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया आपका करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का दिशा ये हो गया, एरिया वेक्टर का ये दिशा हो गया। इसके बीच में कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके बीच में कुछ कोण बनेगा यहाँ पर, और वो कोण बनेगा आपका थीटा। तो यहाँ से करंट का वैल्यू निकालना है, तो वही करंट आपको निकला डी आई बराबर जे डी ए कॉस थीटा। अब ऐसा परिस्थिति आएगा तुम्हारे सामने कि सर ऐसा क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में, और नॉर्मल भी इसी दिशा में होगा, तो करंट डेंसिटी भी इसी दिशा में, एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में। तो ऐसे कंडीशन में थीटा हम लोग क्या सोचेंगे, जीरो होगा। इसीलिए आपको एक कंडीशन लिखा गया था कि जो करंट का दिशा होना चाहिए वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर होगा तो वैसे स्थिति में जे और डी ए सेम डायरेक्शन में होगा और थीटा जीरो लिखेंगे। तब ऐसे स्थिति में सिर्फ हम लोग यहाँ पर इस कंडीशन में हम लोग लिख पाएंगे डी आई बराबर जे इंटू डी ए, वहाँ पर कॉस खत्म हो गया। तो ये सब बातें होगा कि चालक जब यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, तो हमारा सोच ये होगा। और चालक यदि नॉन यूनिफॉर्म होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, मोटा पतला होगा, उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, असमान। ये हुआ एक समान नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या हो गया, असमान, नॉन यूनिफॉर्म। कहीं अधिक मोटा है, कहीं अधिक पतला है, ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ करंट का वैल्यू बताना है, तो हमारे पास स्टेप यही हुआ, इस फॉर्मूला को यूज करके करंट का वैल्यू बताएंगे। लेकिन यदि यूनिफॉर्म है तब वहाँ पर थीटा जीरो हो जाएगा, और आसानी से डी आई बराबर जे इंटू डी ए लिख देंगे। मतलब जो बेसिक फॉर्मूला ये देखे हैं वो सब जगह लागू नहीं होगा, वो वही लागू होगा जहाँ पर वायर यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वायर है, तब इसको डायरेक्ट लिखेंगे।
लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तब हम इस स्टेप से चलेंगे। क्लियर बात हो गया। चलिए, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए फॉर्मूला हुआ, यदि यूनिफॉर्म है तो गौर से देखिए थीटा 0 करेंगे और तब डी आई बराबर जे इंटू डी ए लिखेंगे, जो हमें इस फॉर्मूला को सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए यहां तक देख लीजिए। अब यहां पर देखेंगे पूरे क्रॉस सेक्शन के कि यूनिट एरिया से या छोटा स्मॉल एरिया से करंट का वैल्यू डी आई है, तो टोटल करंट यदि बोला जाएगा कभी भी यहाँ पर टोटल करंट, तो बाबू लोग आप लिखोगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए। आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा। कहाँ पर जरूरत पड़ेगा? जहाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नॉन यूनिफॉर्म वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है और टोटल करंट जब पूछा जाएगा तो आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करके टोटल करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मतलब आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। चलिए, अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तब स्टेप चेंज करेंगे। ये बातें आपका था नॉन यूनिफॉर्म वायर या कंडक्टर जो लिखिए, ये है तब तुम्हारा यूनिफॉर्म। एक असमान मोटाई का और ये एक समान मोटाई का चालकता हुआ। सर आप लोगों ने यदि लिख लिया तो गौर से देखना, यहाँ पर हम लोग करंट डेंसिटी शब्द को पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अभी करंट डेंसिटी पढ़ रहे थे, लेकिन आपको याद है हम लोगों ने किसी दिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ा था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या कहा गया था? जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो सारे मॉलिक्यूल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है और उसका जो स्मॉल एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को कहा गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब करंट फ्लो होता है तो करंट का रिलेशन हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकाले थे, तो करंट डेंसिटी का भी रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में निकाल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या ऐसे कहेगा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच संबंध बताइए, रिलेशन स्थापित कीजिए या संबंध बताइए। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको आ सकता है। तो पहले आप करंट डेंसिटी को बताकर तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को उसमें ऐड करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच संबंध, इसका हिंदी में समझ गए आप लोग। करंट डेंसिटी धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग के बीच संबंध। चलिए बाबू लोग, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिखने वाले हैं यहाँ पर वी नो दैट। कुछ बातें हम बच्चे लोग खूब अच्छा से जानते हैं, वो याद होना चाहिए। जो 2 से 3 दिन क्लास के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को याद है। यदि याद है तब हम लोग स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं।
तैयार है? चलिए, तो क्या जानते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट हम लिखेंगे, आप लोग कहिएगा यस नो। इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, यस नो, जल्दी बोलिए। करंट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ड्रिप वेलोसिटी के टर्म में होता है, वेयर जहां पर आपका वी डी क्या है, यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। चलिए, बहुत सुंदर बात। अब यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग लिखेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी तो जे बराबर अभी तुरंत देखे थे आई बाय ए। जे बराबर क्या लिखेंगे? आई बाय ए। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर गौर करके देखोगे आप लोग, जे इक्वल टू आई, आई के जगह पर लिखे लेंगे एन ई ए वी डी बाय एरिया ए। ए आपका कैंसिल हो गया, ए आपका कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा आपको जे इक्वल टू एन ई वी डी। अब गौर करके सोचो, कोई भी कंडक्टर चालक ले लेते हैं हम लोग, या चालक तार ले लेते हैं, तो चालक तार में एन आपका कांस्टेंट होता है कि नहीं? एन हुआ नंबर ऑफ रिलक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, वो कांस्टेंट है। ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो कांस्टेंट है। तो करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जवाब देंगे, याद रखेंगे। फार्मूला आपका हो चुका, रिलेशन ये हो गया। अब इसमें से करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, किसी चालक का करंट डेंसिटी का मान उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, करंट डेंसिटी का मान भी बढ़ते जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपका ध्यान देना गौर से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दिशा में होता है, यहाँ पर डायरेक्शन में अपोजिट होता है। यदि इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में अभी लिखें, तो ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं यहाँ पर, तो गड़बड़ नहीं करेंगे आप लोग, यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ क्या लेना पड़ेगा? माइनस। माइनस साइन क्या बताएगा? वी डी और जे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको आपको याद रखना होगा। उसको दिखाने के लिए वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर माइनस साइन यूज करेंगे। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग स्टेप चेंज करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर बात, एक स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अब और नोट करके एक पॉइंट लिखाते हैं, जहां आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप जवाब दे सकें। सपोज कर लीजिए आप लोग की ये वायर है, एक वायर है, कंडक्टर है, हम लोग यहाँ प्लस माइनस जोड़ते हैं, उसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट डेंसिटी का मान इस पूरे वायर में सभी जगह एक समान नहीं होता है। करंट डेंसिटी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है।
और उस वायर का जो एक्सिस होगा उस एक्सिस पर करंट डेंसिटी का मान मैक्सिमम होता है। और उस एक्सिस से जैसे जैसे वायर के सरफेस की ओर आते हैं तो वहाँ पर करंट डेंसिटी का मान घटता है, और जब सरफेस पर पहुँच जाते हैं तो करंट डेंसिटी का मान मिनिमम हो जाता है, मतलब उसको हम लोग जीरो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को मैं एक फार्मूला के द्वारा आपको समझाने का कोशिश करते हैं, आप गौर से देखेंगे। पहले मैं फिगर में दिखाता हूँ आपको कि सर ये वायर है, ये लाइन को मैंने एक्सिस कर दिया यहाँ पर। अब इस एक्सिस में आपको देखना है कि सर यहाँ पर कोई पॉइंट चुनेंगे और फिर कोई पॉइंट यहाँ चुनेंगे, कोई पॉइंट यहाँ चुनेंगे और कोई पॉइंट यहाँ चुनेंगे। तो अलग अलग पॉइंट पर आपको लगेगा करंट डेंसिटी का मान डिफरेंट डिफरेंट होगा। और एक्सिस पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है, इसका नाम मैं रखता हूँ P, इसका नाम ले लेता हूँ Q, और इसका मान ले लेते हैं S। तो पॉइंट P पर करंट डेंसिटी का मान कितना होगा, Q पर कितना होगा, S पर कितना होगा। आइए जरा सा उसको जानने के लिए हमें एक सिंपल सा फार्मूला लेना है। उस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर करंट डेंसिटी के मान को बताने में। ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस कुछ ना कुछ होगा, और इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। इसके रेडियस को क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। इसके रेडियस को कैपिटल आर मानते हैं। आर हो गया रेडियस, और इसी का एरिया होता है कैपिटल ए। इस सरफेस का एरिया हो गया ए, रेडियस हो गया आर। लेकिन एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्यू है, उस पॉइंट क्यू पर करंट डेंसिटी का मान कितना होगा वो हम लोग चाहे तो खोज सकते हैं। तो कैसे खोजेंगे, आइए उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस पॉइंट क्यू पर करंट डेंसिटी का मान जानना है, उसके लिए क्या कंसेप्ट है, उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है। तो पहले एक सेंटेंस मैं जैसा लिख देता हूँ शॉर्ट में। करंट डेंसिटी का मान प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। एक्सिस पर, कंडक्टर के एक्सिस पर, अच्छा ये देखो पहले बाद में डिफरेंट होता है, तो वो उस करंट का मान कितना होता है, उसके लिए आपको जो एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम लोगों को सीखना है और यूज करना है। J इक्वल टू J नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अब इसको देखो गौर से। अब यहाँ से पूछ देंगे फार्मूला में जो J नॉट क्या है, तो वेयर जहाँ J नॉट जो है वो ये आपका करंट डेंसिटी एट द एक्सिस। J नॉट क्या है, करंट डेंसिटी। क्या है ये, करंट डेंसिटी कहाँ पर है, ये एक्सिस पर। कहाँ पर है, एक्सिस पर करंट डेंसिटी का मान यही है J नॉट, और ये वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम। क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। इससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता है। पूरे वायर में करंट डेंसिटी का जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको डिनोट किया गया किसे, J नॉट से, और ये वैल्यू कहाँ होता है, एक्सिस पर। अब एक्सिस से जैसे जैसे सरफेस की ओर बढ़ेंगे तो डेंसिटी का मान घटता है।
कैसे घटता है, इसी फार्मूला के आधार पर हम कैलकुलेट कर सकेंगे। जो भी वायर आप लेंगे उसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस हो गया कैपिटल आर, मैक्सिमम करंट हो गया जे नॉट। तो आर डिस्टेंस पर पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट क्यू पर करंट डेंसिटी हुआ जे। तो यहाँ पर आपको कहेगा ये जो जे है वो क्या कर रहा है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी, क्यू है, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू एक्सिस पर पॉइंट पी पर मैक्सिमम हो गया जे नॉट, यहाँ पर हो गया जे नॉट और यहाँ पर आके हो गया जे। उस जे का मान कितना होगा, इस फार्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे जैसे एक्सिस से ऊपर जाएंगे इस स्मॉल आर का मान बढ़ते जाएगा और जैसे सरफेस पर पहुंच जाएगा तो आप ध्यान देना गौर से, यहाँ पर यहाँ लिखोगे कंडक्टर के सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर मैं जब सोचता हूं तो वैसे केस में आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएगा तब, यदि वो पॉइंट कहां पर सोचे, सरफेस पर एस बिंदु पर सोचे, तो आपका जो ये डिस्टेंस होगा स्मॉल आर ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो स्मॉल आर कैपिटल बराबर होगा, तब वहां पर पॉइंट एस पर ध्यान देना गौर से, पॉइंट एस पर करंट डेंसिटी कितना होगा, करंट डेंसिटी आपका जो हो जाएगा वो लिखेंगे हम लोग जे इक्वल टू जे नॉट इंटू वन माइनस आर बाय आर करके क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कभी भी कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर कोई पॉइंट चुनते हैं और उस पॉइंट पे करंट डेंसिटी का मान कितना, तो ऑब्जेक्टिव में जवाब क्या दीजिएगा 0, क्या जवाब दीजिएगा 0। और करंट डेंसिटी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है, सरफेस पर, एक्सिस पर, सरफेस एक्सिस के बीच में, नन ऑफ दिस, तो क्या जवाब देंगे एक्सिस पर। तो ये सब हुआ छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पर आपको करंट डेंसिटी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको आपने देख लिया, जल्दी से नोट कर लीजिए और आज का कहानी समाप्त हो गया। सब चीज का प्रूफ दुनिया में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रूफ नहीं है। कुछ क्वेश्चन का जवाब लॉजिक के आधार पर दीजिए, ठीक है। चलिए लिख लिया आपने, चलिए स्टॉप, आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं हम लोग, आज के क्लास को इन करते हैं। करंट डेंसिटी का पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। और अब जो क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी में होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और अगले क्लास में बताएंगे किरचॉफ्स लॉ। यदि बच्चा 12th में पढ़ता है और करंट पढ़ता है तो उनको ये पता है कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। चाहे कोई कंपटीशन हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें किरचॉफ्स लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसका एप्लीकेशन जिसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। प्रत्येक साल लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इससे रिलेटेड कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में न्यू चीज़ पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।